आईपीएल 2026 का मैच नंबर 44 जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला जा रहा है एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई के उस मैदान पर जहां पर कुल मिलाकर के टोटल 4 मैचेस हो चुके हैं और उन चारों मैचेस में किस तरीके की पिचेस यूज की गई उसके बारे में काफी हद तक डिटेल में हम समझेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर इस पूरी मैच एनालिसिस में, जहां पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे अब चूंकि 4 मुकाबले हो चुके हैं तो चूंकि 4 मुकाबले जो हो चुके हैं उसमें क्या हुआ वो तो निश्चित तौर पर आपके लिए एक अच्छा फैक्ट होगा जरूर, लेकिन आगे क्या हो सकता है अब के मुकाबलों में, चूंकि अब या तो यूज्ड पिच मिलेगी या तो फ्रेश पिच मिलेगी, तो दोनों कंडीशंस में किस तरीके के खिलाड़ी हमारे टीम में आने चाहिए एज ए बॉलर या एज ए बैटर, चाहे वो चेन्नई की टीम हो चाहे मुंबई की टीम हो उनकी तरफ से, और रोहित शर्मा को लेकर के क्या अपडेट रहेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से उसको बारे में डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करते करते जैसा मैंने आपको बताया पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों टीमों की तरफ से कौन से बेस्ट प्लेयर्स होंगे, और जब अपनी फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम आप बनाएंगे, मल्टीपल टीमें जब आपको वहां पर बनानी होती हैं तो उसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि इनिंग के बेसिस पर या कंडीशंस के बेसिस पर आपकी टीम में रोटेट हो सकते हैं उन प्लेयर्स की जगह पर जिनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि स्मॉल लीग में आप वो चीज नहीं कर सकते थे लेकिन अब यहां पर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, जबकि यह मैच 2 मई को शाम को 7:30 बजे से, जैसा मैंने आपको बताया कि चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम पर खेला जाएगा। और यह भी बता चुका हूं कि 4 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर पहला मैच 3 अप्रैल को, दूसरा मैच 11 अप्रैल को, तीसरा मैच 14 और फिर लास्ट वाला मैच हुआ था 26 अप्रैल को। और इन चारों मैचेस में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले मैच में 209 का स्कोर पंजाब ने बड़ी इजीली चेज कर दिया था, दूसरे वाले मैच में सीएसके के 212 के स्कोर के सामने डीसी की टीम 189 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी, जबकि तीसरे वाले मैच में जो चेन्नई ने 192 का स्कोर खड़ा किया उसके सामने कोलकाता की टीम 160 ही बना पाई थी 7 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद जो लास्ट वाला मुकाबला खेला गया जहां पर चेन्नई की टीम वो उतना बेहतर स्कोर कर नहीं पाई, 158 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर, और गुजरात टाइटंस की टीम ने बहुत ही इजीली उस स्कोर को चेज करते हुए 162 रन बनाए 2 विकेट पर और उस मैच को 8 विकेट से जीत लिया, जिसमें सबसे बड़ा रीजन था इस मैच में गुजरात टाइटंस के जीतने का, चूंकि गुजरात टाइटंस की टीम, जैसा कि आपको मैं हर एक आईपीएल के वीडियो में, मैच एनालिसिस वीडियो में बताता हूं कि बेस्ट टीम है जो कि स्पिन को खेलती है सबसे बेहतरीन तरीके से इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में, जो 10 की 10 टीमें हैं उनमें से, और उसका फायदा इनको मिला स्पिन खेलने की एबिलिटी और प्लस लोअर वंस को भी जिस तरह से ये लोग पिक करते हैं, चूंकि अंधाधुंध शॉट्स तो खेलते नहीं ये लोग, तो उसका फायदा पूरा मिला और 158 जैसे स्कोर के उन्होंने चेज कर दिया। हालांकि गुजरात के लिए वो मुश्किलें होती हैं जब ये 190 प्लस 200 प्लस का स्कोर चेज करने जाते हैं, तो जो इनकी खासियत है जिसकी वजह से 158 का स्कोर ये चेज कर पाए वही इनके लिए एक माइनस पॉइंट भी बन जाता है, तो इसको भी ध्यान में जरूर आपको रखना है। फिलहाल ये तो चेन्नई और मुंबई का मैच हो रहा है, तो इन जो चारों मुकाबलों में हमने देखा एक जो चीज कॉमन रही वो मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ अब वो जो स्कोरिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा लो होता चला जा रहा है, जो 200 प्लस के स्कोर से चेज हुआ था जहां पर मुकाबला अब वहां पर 158 का स्कोर पहली इनिंग में बन पा रहा है। और ये एक ऐसी पिच अब यहां पर बन चुकी है जहां पर जनरली मिक्स सॉइल की पिचेस भी होती हैं, रेड सॉइल की भी पिचेस होती हैं, लेकिन जो मिक्स सॉइल की भी पिच होती है जिस पर लास्ट वाला मैच खेला गया इसमें लाल मिट्टी जो होती है उसका कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है, तो पेस और बाउंस तो पूरे मैच के दौरान बना होता है, लेकिन एक बीच का ऐसा फेज आता है जहां पर मिडिल ओवर्स में पहली इनिंग की बैटिंग में भी और सेकंड इनिंग की बैटिंग में भी रन्स बनाने मुश्किल हो जाते हैं, जो कि पहले मैच में भी हमने देखा था, इवन सेकंड मैच के अंदर भी देखा था, थर्ड मैच के अंदर भी देखा था। और थर्ड मैच के अंदर तो कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिटरली कहा भी था कि यहाँ की पिच एक ऐसी पिच है जहां पर गेंद पुरानी हुई और आपसे रन बनाने काफी हद तक असंभव हो जाएंगे, गेंद बल्ले पर फंस करके आती है, तो वही आज भी होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन वहीं पर एक और जो चीज आपको ध्यान से देखनी और समझनी पड़ेगी कि जो पिच आज के मैच में मिलेगी क्या वो यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, उसके हिसाब से स्कोरिंग पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी पावर प्ले के स्कोरिंग अगर आप देखें तो कहीं कहीं पर एक आध ओवर ऐसे पावर प्लेस गए हैं जहां पर बॉलर्स को फेवर हुआ है, लेकिन उसमें बैटर्स की गलती ज्यादातर रही है, कुछ खास मदद यहां पर पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को मिलती है नहीं। जब ये वाली जो मैच था ना जो मिक्स सॉइल की पिच पर खेला गया था जिसमें लाल मिट्टी का कंटेंट ज्यादा था, वहां पर थोड़ी सी ग्रीनरी भी थी, पिच के ऊपर हल्की फुल्की घास भी थी, तो उससे वहां पर गुजरात टाइटंस के बॉलर्स को मदद मिल रही थी। और आपको पता है गुजरात टाइटंस के बॉलर किस तरीके के हैं, पेस पूरी तरह से वो टीम लेकर के आती है और चेंज ऑफ पेस उनके पास और बेहतरीन है, उसका फायदा उनको पूरा मिला। लेकिन ये तो पिछले 4 मैचों का डेटा आपके सामने है जो इस सीजन के अंदर खेले गए, 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम, 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती, लेकिन ओवरऑल पिछले 11 मैचेस में भी जाकर के देखेंगे तो मामला पूरी तरह से बराबरी का है। 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें, 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। स्पिन को 40 और पेस को 69 उन पिछले 11 मैचेस में मिले हैं, जिसमें इन चारों मैचेस को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इन 69 विकेटों में जो पेसर्स को मिली हैं 38 पहली इनिंग में, 31 सेकंड इनिंग में, और स्पिनर्स की 40 में से 27 विकेटें सेकंड इनिंग में। और जो कंक्लूजन मेरा अपना बन पा रहा है, चाहे आप पिछले 11 मैचेस को जाकर के देखें या इवन इन चारों मैचेस को जाकर के देखें, वो यही बनता है कि अब यहां पर किसी भी स्कोर को चेज कर पाना उतना आसान होगा नहीं। बस आप 170 के ऊपर स्कोर बना दीजिए, अब आप यहां पर स्कोर को डिफेंड कर
कर पाएंगे, और वो चीज़ क्या आज में दोनों ऐसी टीमें हैं कोई भी जो कर सकती हैं, वो भी हम आगे समझेंगे। तो एक ऐसी पिच जहां पर आपको 170 180 प्लस का स्कोर आप बनाएंगे तो काफ़ी हद तक एक पार स्कोर यहां पर होता दिखाई पड़ेगा। सेकंड इनिंग में बैटिंग करना अब यहाँ पर उतना आसान होगा नहीं, लेकिन वहां पर हमको पिच के बारे में भी फाइनल इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है। फ्रेश पिच हुई तो शायद 200 प्लस का स्कोर भी चेंज हो जाए, यूज्ड पिच हो गई तो जैसा हमने बताया कि 170 180 का स्कोर भी डिफेंडेबल होगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो सारी पिच के रिगार्डिंग होंगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर बताने वाला हूँ टॉस के बाद, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल का मिल जाएगा, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन उसको कर लीजिए। फिलहाल आइए बात करते हैं यहाँ पर होम टीम यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की, जिनका बैटिंग ऑर्डर तो एज यूजुअल आपको दिखाई पड़ ही रहा है। जहां पर पिछले वाले मैच में उर्विल पटेल को भी खिलाया गया था, सरफराज खान एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, और साथ ही साथ कार्तिक शर्मा को भी मौका लगातार मिल रहा है जबकि ये फेल कर रहे हैं। बाकी जेमी ओटन, अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद और गुरजपनीत, ये इनका जो पेस या स्पिन बॉलिंग अटैक है मिक्स करके वो तो दिखाई पड़ ही रहा है काफ़ी हद तक रेगुलर बेसिस पर। और इसके अलावा इनके पास जो बेंच है वो भी आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें से भी अगर कोई खेलता हुआ दिखाई पड़ सकता तो ज़्यादा से ज़्यादा मुकेश चौधरी ही होंगे। हालांकि आपको पता होगा कि इनकी मदर की डेथ हो गई थी जो ये लास्ट मैच खेले थे चेन्नई की तरफ से, सेकंड लास्ट मैच जो चेन्नई का था। हालांकि उस दौरान ही इनकी मदर का डेथ हो गया था, फिर भी वो मैच खेले थे। अब शायद घर वापस जा चुके होंगे, इसी वजह से पिछला मैच नहीं खेले होंगे। लेकिन आज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, कोई चांस बनेगा तो उन्हीं का बनता दिखाई पड़ रहा है। बाकी बॉलिंग में तो ऐसा कोई पर्सपेक्टिव है नहीं कि कोई खेले। बाकी MS धोनी को लेकर के यही अपडेट है कि वो टीम के साथ ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो वही डिसाइड कर पाएंगे फिलहाल। बाकी जो बॉलिंग पिछले वाले मैच में तो अकील हुसैन लगातार 4-4 ओवर कर रहे हैं, जिसमें से कम 102 ओवर तो पावर प्ले में करते ही हैं। बाकी अंशुल कंबोज पावर प्ले के 2 ओवर और डेथ के 2 ओवर आपको करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी जेमी ओवरटन के ओवर्स और गुरजपनीत के भी ओवर्स आपको डेथ में कम से कम एक तो दिखाई पड़ेंगे ही। मिडिल ओवर्स में गुरजपनीत आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, पावर प्ले में 1 आध ओवर कर देंगे, वही सेम चीज़ जेमी ओवरटन भी करेंगे। बाकी नूर अहमद ये मिडिल ओवर में शुरुआत करेंगे और वहीं पर मैच को खत्म करेंगे। शिवम दुबे को भी कभी कभार 1 आध ओवर मिल जा रहे हैं। बाकी चेन्नई सुपर किंग्स के हर एक प्लेयर का जो कि पॉसिबली आ सकते हैं प्लेइंग 11 के अंदर, उनका आप IPL के पहले का करियर स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके इसको मैं रिपीट तो करूंगा नहीं, और इसके बाद आगे चलेंगे हम बात करेंगे रीसेंट फॉर्म की। जैसे ही बात आती है रीसेंट फॉर्म की तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 8 मैचेस चेन्नई की टीम पूरे सीजन में खेल चुकी है और उसमें से केवल 3 मुकाबले जीती है, 5 मुकाबले हार चुकी है। लेकिन एक प्लस पॉइंट जहाँ पर जो चेन्नई के लिए है वो ये कि थोड़ा सा ये टीम मोमेंटम अब गेन कर रही है, काफ़ी हद तक अब परफॉर्मेंसेस इनकी सुधरी हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन उसमें जो लास्ट मैच इन्होंने मुंबई के खिलाफ खेला था वो इसी सीजन में इन्होंने खेला था और मुंबई को उनके होम ग्राउंड पर जाकर के वानखेड़े में 103 रन से चेन्नई की टीम ने हरा दिया था। तो ये इन दोनों टीमों का बेसिकली बैक टू बैक दूसरा मैच है, बैक टू बैक तो नहीं कहना चाहिए लेकिन दूसरा मैच इस सीजन का है। तो आज क्या मुंबई की टीम इनको हरा पाएगी या चेन्नई की टीम एक बार फिर से डोमिनेट करेगी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन रिसेंट फॉर्म जो पिछले 8 मुकाबले खेले गए उसमें भी जितने भी मौके मिले इन प्लेयर्स को, और प्लस इस सीजन के पहले भी इनकी क्या परफॉर्मेंसेस रही थी पिछले करीब 8-10 मैचेस के नंबर्स आपके सामने, उससे आप उनकी कंसिस्टेंसी का पता कर सकते हैं। जिसमें संजू सैमसन पिछले मैच में 11 रन, उसके पहले एक शतक, फिर यहाँ पर 7 रन 48 115 नाबाद। तो थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी जरूर है, लेकिन टॉप ऑर्डर के बेस्ट ऑप्शन है जिनको अपनी टीम में आप सीधे लेके जा सकते हैं। और वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर लगातार अच्छी शुरुआत कर रहे थे, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। पिछले वाले मैच में 74 नाबाद की पारी हालांकि खेली जरूर, लेकिन बहुत ही धीमी पारी थी और एक्चुअली जो सामने से इनकी बाकी बैटिंग कोलैप्स हो रहा था उसको संभालने की वजह से ही इनकी ये धीमी पारी आई। लेकिन कम से कम अब बल्ले पर अच्छी खासी तरीके से गेंद इनकी आनी शुरू हो चुकी है। और बाकी उर्विल पटेल को मौका मिला लेकिन पिछले मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, केवल 4 रन बना पाए और एक स्ट्रोक प्लेयर के तौर पर जाने जाते हैं, विकेट कीपर बैटर है। बाकी अगर आप इसके पहले के भी नंबर्स अगर आप इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर के देखेंगे तो ठीक उसी तरीके की इनकंसिस्टेंसी दिखाई पड़ेगी जो ज्यादातर स्ट्रोक प्लेयर्स की होती है। और उसके बाद आते हैं सरफराज खान। शुरुआत तो उन्होंने टूर्नामेंट का अच्छा किया था, फिर पिछले 2-3 मैचेस से ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे, और वही सेम चीज डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर के भी आप कह सकते हैं। लेकिन शिवम दुबे, इनके साथ दिक्कत यह है कि इनकी बैटिंग ऑर्डर कभी 5 पर, कभी 6 पर, कभी 7 पर, तो कभी 4 पर भी आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी बैटिंग ऑर्डर को ऊपर नीचे किया जा रहा और उसी वजह से इनके रन्स भी उतने आते दिखाई नहीं पड़ रहे। बाकी कार्तिक शर्मा ये एक फेलियर ही साबित हुए हैं बेसिकली। जेमी ओटन को पिछले मैच में विकेट तो नहीं मिला लेकिन बल्ले से 18 रन बनाए और उसके पहले काफी बढ़िया बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने कर रखी है। और जिस तरीके की पिच चेन्नई में मिलती है वहां की बॉलिंग के लिए एक आइडियल ऑप्शन ये होंगे जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते। तो इनको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सीधे टीम में लेकर के जाइए। और इसके बाद आते हैं अकील हुसैन जिन्होंने मुंबई के खिलाफ
मुंबई के अंदर जाकर के 4 विकेट लिया था। हालांकि उसमें इनकी स्पिन बॉलिंग का रोल कम था, वहां पर एक गेंद को सीम पर लैंड करा रहे थे और वहां पर जो पिच के ऊपर लाल मिट्टी के पिच थे, थोड़ी बहुत जो स्विंग मिल रही थी पिच के ऊपर से, सीम मूवमेंट जो मिल रहा था उसका फायदा इनको शुरुआती ओवर्स में भी मिला और 4 विकेट इन्होंने मुंबई के खिलाफ निकाली। हालांकि उसके अलावा भी जो 3 मुकाबले इन्होंने खेले हैं उसमें केवल 2 विकेट हैं, तो इस पिच पर किस तरह से ये मदद निकाल पाएंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिर भी एक अच्छे ऑप्शन तो है कम से कम। बाकी अंशुल कंबोज पूरा टूर्नामेंट के अंदर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और ये एक ऐसे ऑप्शन होंगे खास करके ऐसी पिचेस पर जिनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, और नूर अहमद भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन हैं। और अगर इसी बॉलिंग अटैक में किसी को आपको ड्रॉप करना भी है तो वो अकील हुसैन ही हो सकते हैं, लेकिन नूर अहमद हो गए, अंशुल कंबोज हो गए, जेमी ओवरटन हो गए, ये आपके पास एक फॉर श्योर ऑप्शन है जिनको अपनी टीम में आपको लेके जाना ही पड़ेगा। और उसके अलावा जो गुरजपनीत सिंह है, लगातार मैचेस खेल रहे हैं, 5 मुकाबलों में केवल 3 विकेट है, कुछ खास इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए। हो सकता है आज इनका दिन हो, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए एक ट्रम्प ऑप्शन ही साबित होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ये चीज आपको मैं अकील हुसैन को भी लेकर के कहूंगा, तो ये एक ऐसे प्लेयर होंगे जो कि हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज के साथ दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इनको या तो ड्रॉप करके या इनके जहां पर कोई दूसरा प्लेयर रोटेट करके लेके आकर के आप एक अच्छी खासी टीम बना सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक ऑप्शन गुरजपनीत हो सकते हैं, मुकेश चौधरी अगर खेलते हैं तो ये भी हो सकते हैं, प्रशांत वीर को मौका मिलेगा तो ये भी हो सकते हैं, और एक नया जो इंक्लूजन इनके स्क्वाड में हुआ है आकाश मडवाल का, ये भी हो सकते हैं। और इवन बैटिंग में जहां पर उर्विल पटेल है, सरफराज खान है, डेवाल्ड ब्रेविस है, शिवम दुबे हैं, उसमें डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे भी 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि रोटेट होकर के आपकी टीमों में आ सकते हैं। जब आप अपनी फ्री टू प्ले फैंटेसी वाली मल्टीपल टीमें बना रहे होंगे तो उसमें आप इनको रोटेट करेंगे। लेकिन उसमें आपको यह भी पता हो चुका कि जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद के अलावा गायकवाड़ और सैमसन जैसे ऐसे 5 बेस्ट ऑप्शंस हैं जो कि आपकी टीम में रहने ही चाहिए, कम से कम 4, और बाकी एक एक प्लेयर को हटा करके आप अपो रोटेशन फॉलो कर सकते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया। तो उम्मीद करूंगा कि रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। बाकी कुछ और डेटा आपके सामने है जिसमें एक आता है हेड टू हेड का, कि जब ये टीम चेन्नई की तरफ से खेलती है मुंबई के खिलाफ, तो ये जो चेन्नई के प्लेयर्स उसमें संजू सैमसन का मुंबई के खिलाफ बैटिंग एवरेज है 35 का, जो कि बहुत ही अच्छा है 26 मैचेस में, जबकि वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ के 10 मैच 313 रन है, 39 का एवरेज है। बाकी उर्विल पटेल तो खेले नहीं है, सरफराज और ब्रेविस के आंकड़े उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन शिवम दुबे ने बढ़िया काम किया मुंबई के खिलाफ हमेशा से, और अपनी एक तरह से ओरिजिनल होम टीम के खिलाफ खेलेंगे। लेकिन फिलहाल कार्तिक शर्मा के एक मैच में 18 रन है, जेमी ओवरटन के 2 मैच में 19 रन है, 1 विकेट है, अकील हुसैन का आपको मैं बता ही चुका हूं 4 विकेट इन्होंने पिछले मैच में लिया था। बाकी नूर अहमद के भी 6 मैच में 9 विकेटें हैं, और उसके अलावा मुकेश चौधरी के आंकड़े आप देखें तो बहुत ही शानदार हैं, एक एक मैच में एक एक विकेट अंशुल कंबोज और गुरजपनीत के भी हैं। और इसके बाद आते हुए आगे यहाँ पर हम इनके होम ग्राउंड के नंबर्स देखें, यानी कि वेन्यू के नंबर्स इन प्लेयर्स के, तो इस मैदान पर संजू सैमसन का बैटिंग एवरेज केवल 26 है, लेकिन ऋतुराज का 46 का एवरेज है, और वहीं पर उर्विल पटेल के एक मैच में 4 रन है। बाकी ब्रेविस, सरफराज खान नंबर्स इनके थोड़े से एवरेज ही हैं। वहीं पर अगर बात करें तो शिवम दुबे का बैटिंग एवरेज 35 है, और उसके बाद जो बाकी बॉलर्स है जिसमें नूर अहमद, अंशुल कंबोज आपको काफी बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे जेमी ओवरटन के साथ, जैसा कि आपको मैं पीछे क्लियर कर चुका हूं। बाकी आकाश मडवाल यहीं पर 2 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं, और यहीं पर मैट हेनरी भी 5 मैच में 7 विकेट ले चुके हैं। तो एक ऐसी पिच जहां पर हिट द डेक बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं, पटकी हुई गेंदें वो जो स्लोअर वन के तौर पर जाती है बैट पर, फंस करके पिच पर जाती है मिडिल ओवर्स में, तो मिडिल ओवर के बॉलर्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और प्लस जो मिडिल ओवर्स के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करें। तो वैसे बॉलर आपको मैं बता चुका हूं कि जेमी ओवरटन तो हैं ही, अंशुल कंबोज भी है, और एक गुरजपनीत जैसे भी डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं। तो कौन कौन से प्लेयर किस तरह से रोटेट करते हैं, किसको लेकर के 100% जाना है, वो तो आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल में भी आप देख लीजिए कि सामने की जो बॉलिंग आएगी वो किस तरीके से इनकी बैटर्स को परेशान कर सकती है। उसमें संजू सैमसन हार्दिक पांड्या की 38 गेंद पर 68 रन बना करके 2 बार, बाकी शार्दुल ठाकुर पर 40 रन बना करके 1 बार आउट हुए, यानी कि बढ़िया खेले हैं। बाकी गायकवाड़ की बात करें तो ऑफ स्पिन पर अल्लाह मोहम्मद गजनफर की 1 बार गेंद पर ये फंसे हैं, 5 गेंद पर 5 रन बना करके 1 बार आउट हुए। बाकी ट्रेंट बोल्ट पर 31 गेंद पर 34 रन बना करके 3 बार आउट हुए हैं। हार्दिक पांड्या पर भी एक बार आउट हुए। बाकी लेग स्पिन इनकी एक प्रॉपर कमजोरी है, और इवन ना सिर्फ लेग स्पिन बॉलिंग ही उतनी अच्छी नहीं खेलते, और प्लस बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी इनको परेशान करेगी। बाकी शिवम दुबे ये भी गजनफर पर 1 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, बुमराह पर 3 बार आउट हो चुके हैं सस्ते में, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको फंसाती है। और उसके बाद बात करें जो बाकी इनके मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं, उसमें भी आपको एक कॉमन चीज दिखाई पड़ेगी कि बुमराह बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और स्पिन बॉलिंग
खास करके लेग स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, वो एक ऐसी फैक्टर के तौर पर आती है जो कि इस टीम के हर एक बैटर को परेशान करती है। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिनके हर एक प्लेयर की हमने ना सिर्फ वीकनेसेस देखी एज अ बैटर, और प्लस बॉलर्स जो उनकी खासियत है बॉलिंग करने की, और वो कितने यूटिलिटी वाइज बेस्ट ऑप्शन होंगे वो भी समझा, कौन कैसे फॉर्म में है, उसके आंकड़े कैसे हैं वो भी देखा, पिच रिपोर्ट को भी समझा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम की, जिनकी तरफ से पिछले वाले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर शार्दुल ठाकुर आए तो जरूर थे रॉबिन मिंज की जगह पर, लेकिन फिलहाल इनको बॉलिंग का भी मौका नहीं मिला, रॉबिन मिंज को बैटिंग के उतने मौके नहीं मिले। लेकिन बाकी जो प्लेयर थे, इसमें रयान रिकेल्टन थे, विल जैक्स थे, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, बॉलिंग में अश्विनी कुमार, अल्लाह मोहम्मद गजनफर, बुमराह हो गए, बाकी ट्रेंट बोल्ट हो गए। तो ये सारे ऐसे बॉलर हैं जो कि उतनी खास परफॉर्मेंस तो पूरे टूर्नामेंट के अंदर नहीं कर पा रहे। बाकी जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एवरेज 132 का हो चुका है, लगातार विकेटलेस जा रहे हैं। लेकिन पिछले मैच में एक चीज हमने देखी कि ट्रेंट बोल्ट ये पहले 2 ओवर में तो खूब पीटे, लेकिन अगले 2 ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग की इन्होंने, और ये फॉर्म में आते दिखाई पड़ रहे हैं। और इस पिच के हिसाब से बुमराह भी, अगर आज इनका दिन हुआ तो कोई बड़ी बात होगी नहीं। यहीं पर गजनफर भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इवन अश्विनी कुमार भी जो स्लोअर वंस अच्छी करते हैं, और बैटिंग तो निश्चित तौर पर इनके पास टॉप नॉच है, हालांकि परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रही। विल जैक्स और रयान रिकेल्टन जैसी एक नई जोड़ी जो पिछले मैच में उतरी थी ओपनिंग की, उसने पिछले मैच में बहुत अच्छी शुरुआत दिलाई, स्टिल पिछला मैच ये टीम हार गई। बाकी इनके पास जो बेंच पर ऑप्शन हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रोहित शर्मा को लेकर के आपको मैं बता दूं कि पिछले वाले मैच में हार्दिक पांड्या ने एज ए कैप्टन जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी टॉस के टाइम पर बोला था, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं, टॉस के ही टाइम पर बोला था कि अभी कपल ऑफ मैचेस वो मिस करेंगे, यानी कि करीब 2 मैचेस। तो पिछला मैच तो एक हो गया, एक आज का भी मैच हो जाएगा, जो कि ये खेलते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये काफ़ी हद तक कंफर्म है। बाकी जो कप्तान ने कहा था उसी के हिसाब से, बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई, और जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रेंट बोल्ट ने पहला और तीसरा ओवर जो किया था, पहले 2 ओवर अपने उसमें तो पीटे थे, लेकिन अगले 2 ओवर में काफ़ी बढ़िया बॉलिंग करी थी, और बाद में एक विकेट भी लेकर के गए थे। तो 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के आपको ये करते दिखाई पड़ेंगे। सिमिलरली बुमराह भी वही काम करेंगे, विल जैक्स को भी 1 ओवर पिछले मैच में मिल गया था, गजनफर ने पूरे 4 ओवर करे थे, और इनका उल्टा हुआ था, पहले 2 ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी, अगले 2 ओवर में पिट गए। और उसके बाद बात करें अश्विनी कुमार की, तो पिटाई हुई ही थी 2 ही ओवर में। हार्दिक पांड्या ने भी पूरे 4 ओवर के, जिसमें से एक डेथ का भी ओवर था। तो यही बॉलिंग मोर देन काफ़ी हद तक आज के इस मैच में आपको यूज होती दिखाई पड़ेगी। और बाकी यहाँ पर करियर के आंकड़े हैं मुंबई के प्लेयर्स के, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद रिसेंट फॉर्म, और ये टीम भी अगर आपको बता दूं तो 8 मुकाबले खेल चुकी है, लेकिन जीती केवल 2 है, बाकी सारे मुकाबले हार गई है। इवन चेन्नई वाला मुकाबला भी ये टीम हार गई थी अपने होम ग्राउंड पर। और बाकी इनके जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस हैं उसमें सीधे सीधे ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, डेटा आपके सामने है कि विल जैक्स ने पिछले मैच में कमाल की पारी खेली, 46 रन की। रयान रिकेल्टन भी पिछले मैच में वापसी करते 123 नाबाद की पारी खेल गए। और बाकी सूर्य कुमार यादव टोटल आउट ऑफ फॉर्म है, नमन धीर से भी अब रन बनते दिखाई पड़ नहीं रहे। हार्दिक पांड्या ने 15 गेंद पर 31 रन की एक अच्छी पारी पिछले मैच में खेली, और लगा कि टच में वापस आ रहे हैं। तिलक वर्मा की बात करें तो बीच में एक सेंचुरी आई, फिर 37 की पारी है, फिर पिछले मैच में फेल हो गए, लेकिन कम से कम इनको लेकर के भी आप कह सकते हैं अच्छे ऑप्शन ये होंगे। लेकिन अगर वहीं पर यूज्ड पिच हो गई तो वहां पर आप सीधे इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तिलक वर्मा की एक कमजोरी हमने रिसेंट टाइम पर काफी हद तक एविडेंट होती देखी है कि ये स्लोअर वंस पर जो गेंद बल्ले पर फंस करके आती है, बिल्कुल भी इनसे वहां पर रन बनते नहीं। ऐसी पिचेस पर जहां पर अच्छी पेस हो, अच्छी बाउंस हो, वहां पर आपको तगड़े रन बनाते दिखाई पड़ते हैं। और बाकी रॉबिन मिंच को तो छोड़ दीजिए, बोल्ट का आपको मैं बता चूंगा पिछले मैच में लास्ट के 2 ओवर में अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े थे। हालांकि पूरे टोटल 4 मैचेस इस सीजन में खेल करके 2 ही विकेटें हैं। और बुमराह के तो हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं, जम की पिटाई इनकी हुई है, पूरे 8 के 8 मैचेस खेल करके केवल 2 विकेट है, और बॉलिंग का एवरेज इनका 132 का है। और उसके बाद आते हैं गजनफर, ये अच्छी बॉलिंग कम से कम करते दिखाई पड़े हैं। और जो एक वीकनेसेस का डेटा हमने पीछे भी देखा चेन्नई सुपर किंग्स के बैटर्स का, उनके खिलाफ ये काफी यूजफुल होंगे। बाकी पिछले मैच में अश्विनी कुमार की भी पिटाई हो गई थी, हालांकि उसके पहले के 2 मैचेस में 6 विकेट ये भी लेकर के गए थे। तो आज कैसी पिच मिलेगी वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कम से कम ये बात तो पक्की है कि इनके दोनों ओपनर्स पांड्या के साथ साथ तिलक वर्मा, ट्रेंट बोल्ट के साथ साथ यहाँ पर गजनफर, ऐसे 6 बेस्ट ऑप्शन है जो कि काफी सेफ रहेंगे आपके टीम में आने के लिए। लेकिन यहीं पर आप ट्रेंट बोल्ट की जगह पर भी, और साथ ही साथ यहाँ पर तिलक वर्मा की भी जगह पर रोटेशंस अपनी आप कर सकते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव को लेके जा सकते हैं, जिसमें आप लेकर के जा सकते हैं बुमराह को, जिसमें आप लेके जा सकते हैं अश्विनी कुमार को, या बेंच पर से कोई प्लेयर खेल गया तो वो। सिर्फ इतनी ही रोटेशंस आपको करनी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नंबर्स आपको लेकर के नहीं चलने, या प्लेयर्स आपको लेकर नहीं जाने। जो ये 6 बेस्ट ऑप्शन है उसमें किसको किसको हटा करके किसको किसको लेके जा सकते हैं, रोटेशन करके अपने मल्टीपल फैंटेसी फ्री टू प्ले फैंटेसी टीम आप बना सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। बाकी के भी आंकड़े आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं।
जिसमें हेड टू हेड के नंबर्स देखेंगे तो केवल सूर्य कुमार यादव के नंबर्स थोड़े से बेटर हैं चेन्नई के खिलाफ, और उसके बाद तिलक वर्मा का तो बैटिंग एवरेज 51 है। हार्दिक पांड्या के अभी आंकड़े बहुत ही पुअर हैं, और बाकी ट्रेंट बोल्ट के 14 मैच में 13 विकेट हैं, बुमराह के 17 मैच में 15 विकेट हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये नंबर्स, क्योंकि अगर आप नंबर्स के हिसाब से जाएं तो केवल कुछ हद तक सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और बॉलिंग में गजनफर और अश्विनी कुमार ही ऐसे 4 ऑप्शन निकल करके आते हैं जो चेन्नई के खिलाफ बेटर ऑप्शन के तौर पर साबित हुए हैं। अब चूंकि रियान रिकेल्टन और विल जैक्स के नंबर्स ही 2-2 मैचेस के हैं केवल, तो उससे बहुत कुछ डिसीजन आप निकाल नहीं सकते, लेकिन फॉर्म में तो हैं वो दोनों प्लेयर। बाकी इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो यहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव ने बढ़िया डोमिनेट किया 35 के एवरेज के साथ। विल जैक्स के यहीं पर 11 रन भी है, 1 विकेट भी है। बाकी 86 का एवरेज इस मैदान पर है तिलक वर्मा का, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं 4 मैचेस में। बाकी 10 मैच में 10 विकेट हैं बोल्ट के, 8 मैच में 6 विकेट है बुमराह के, 8 में से 6 विकेट हैं शार्दुल ठाकुर के। नंबर दीपक चहर का थोड़ा सा बेटर है यहाँ पर, और इवन मयंक मार्कंडे की भी 1 मैच में 2 विकेट हैं, लेकिन शायद ही ये लोग खेलते दिखाई पड़े। तो जो नंबर्स आपको मैंने पीछे रिसेंट फॉर्म के हिसाब से डिस्क्राइब करते हुए आपको प्लेयर सिलेक्शन बताया, वही आपको फॉलो करना है। बाकी मुंबई इंडियंस के बैटर्स की भी वीकनेसेस अगर आप देखने जाएं तो हालांकि आपको यहाँ पर खलील अहमद का नाम तो दिखाई पड़ेगा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। सामने की टीम अभी फिलहाल जो चेन्नई की खेल रही है, खलील अहमद बाहर हो चुके हैं टूर्नामेंट से, तो ये आपको पता चल पाएगा कि बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी वो परेशान करती है इस पूरी टीम को, जिसमें आज के इस मैच में भी खेलते हुए आपको गुरजपनीत या इवन मुकेश चौधरी भी दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर तो ये प्लेयर फंसते ही हैं, बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी पर फंसते ही, और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जो इनको आउट करते रहे हैं उनके नाम भी वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं उनके भी। तो एक बात तो काफी हद तक पक्की है कि जो लास्ट वाला मैच इन दोनों टीमों के बीच इसी सीजन में खेला गया था, चेन्नई ने काफी आसानी से उस मैच को जीत लिया था। और आज भी अगर कंपेयर करूं दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म देखते हुए कि कैसे फॉर्म में प्लेयर्स हैं, तो चेन्नई की टीम ही आगे दिखाई पड़ रही है। प्लस उनके पास एक एडवांटेज है कि अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, लेकिन फिर भी पिच का एक बड़ा रोल होगा, टॉस का भी उससे बड़ा रोल होगा। तो ये दोनों चीजें जो अपडेट्स होंगे टॉस और पिच को लेकर के, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर टॉस की बात बताऊंगा, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। और जो कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगी 11 की फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए, मल्टीपल कुछ टीमें भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सअप पर, तो वहीं पर आप जाकर के ज्वाइन होकर के एक्टिव रहिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पर लिंक है, क्लिक करिए, ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।